देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने ये कहा है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में अभी लेवल 3 की पाबंदियां ही जारी रहेंगी। महाराष्ट्र को लेवल 3 की पाबंदियों से छूट नहीं दी जाएगी। व्यापारियों जो लगातार विरोध कर रहे हैं इन पाबंदियों का, लगातार आस लगाए बैठे हैं, लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पाबंदियों में ढील दी जाए, दुकान खोलने का समय बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार बहरी बने बैठी हुई है। आज एक व्यापारी ने, एक बार मालिक ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली है और कोई दूसरा ऑप्शन और कोई दूसरा पर्याय सरकार ने छोड़ा भी नहीं है। आम आदमियों के लिए सरकार लगातार कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ एक हथियार अपना रही है, वो है लॉकडाउन। लेकिन कब तक सरकार लॉकडाउन के सहारे ही चलेगी? आंदोलन होते हैं, उसमें सरकार को कोरोना का डर नहीं रहता, लेकिन आम आदमी अपने पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए काम करेगा, उसमें सरकार को कोरोना का डर रहता है। उस टाइम सरकार ये दलील देती है कि हम जनता के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते पाबंदियों में ढील देकर, लेकिन आंदोलन करके आप जनता के जान के साथ खिलवाड़ जरूर कर सकते हैं। केंद्र की बैठक हुई थी, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की गई थी। परसों बैठक हुई थी, जिसमें सभी के मन में आस था कि आज तो कोई ना कोई ढील दी जाएगी, लेकिन देर रात तक कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ, कोई ऐसी गाइडलाइन सामने नहीं आई जिससे व्यापारियों को या फिर आम आदमी को राहत मिले पाबंदियों से। उस टाइम भी सरकार ने यही दलीलें दी कि हम जनता की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन और लॉकडाउन। यहाँ सिर्फ राज्य सरकार की ही बात नहीं हो रही है, केंद्र सरकार के पास भी जब कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकने की बात आती है तो केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को यही निर्देश देती है कि जरूरत पड़े तो सख्त लॉकडाउन लगाओ। केंद्र सरकार ने भी कुछ दिन पहले ही, केंद्र द्वारा भी ये आदेश जारी किया गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जरूरत पड़ने पर सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन बैठक की है, वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए हैं। लगातार कहा जा रहा है कि जो लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उन लोगों को सबसे पहले छूट दी जाएगी, वो लोग को प्रायोरिटी माना जाएगा, लेकिन वैक्सीन नहीं है। और ऊपर से जब लोगों के मन में अब ये आस लगी है कि सरकार अब छूट देगी, तो वैसे में उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आना, अजीत पवार का ये बयान सामने आना कि अभी महाराष्ट्र में लेवल 3 की पाबंदियों को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। एक तरफ तो जहां कोल्हापुर कोरोना से इतना ज्यादा ग्रसित है, महाराष्ट्र की कोल्हापुर की बात कर रही हूं मैं, इतना ज्यादा ग्रसित है, वहां पर केंद्रीय टास्क फोर्स को दखल देना पड़ा है। केंद्र से 3 टास्क फोर्स की टीम भेजी गई है, यहाँ पर 3 लोगों की टीम भेजी गई है यहाँ पर कोरोना के हालात की जायजा लेने के लिए। वहां तक दुकानों को खोलने का समय बढ़ाया गया है, लेकिन मुंबई में कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुंबईकरों के लिए, मुंबई के व्यापारियों के लिए बीएमसी ने कोई भी फैसला नहीं लिया है, जबकि राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को, स्थानिक प्रशासनों को ये अधिकार दे रखा है कि वो अपने स्तर पर घोषणाएं कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। और हर एक मुंबईकरों के मन में अभी यही सवाल है कि जब कोरोना के आंकड़े इतने कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगभग 1.5% से भी कम हो गई है, तब बीएमसी, तब राज्य सरकार क्यों नहीं पाबंदियों से राहत दे रही है? आज की सबसे बड़ी डिबेट आखिर क्यों इसी मुद्दे पर। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए किसान मोर्चा के नेता राम कुमार पाल जुड़े हुए हैं, भरत सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, पारसनाथ तिवारी एनसीपी के नेता जुड़े हुए हैं और आनंद उपाध्याय जी जो कि एक वकील है, वो भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राम कुमार पाल जी से बात करेंगे। राम कुमार पाल जी ज्वाइन है तो जी, तो राम कुमार पाल जी शायद नहीं है, तो हम भरत सिंह के पास जाते हैं। तो भरत सिंह जी,
आपने सुना होगा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान। जी मैं आज तो सुना नहीं अभी तक। आपने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान सुना होगा? नहीं सुना नहीं, अभी तक देखा नहीं, मैं बाहर था। आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए। मैंने आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं कल ही आपके चैनल पे क्लियर कर दिया था, जब तक कोरोना काबू में नहीं आएगा तब तक कोई लॉकडाउन नहीं हटेगा। अच्छा, तो कोरोना काबू में कब आएगा ये आप ही बता दीजिए। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं कोरोना कब काबू में आएगा। उन्होंने लाया है और वही बताएंगे हमको। हमें तो खुद नहीं पता है कि कोरोना कब लाया, तो उन्होंने ही था। ट्रम्प नमस्ते उन्होंने ही किया था। इसी वजह से जबकि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी ने संसद में 6 महीना पहले ही कह दिया था कि चाइना के अंदर जो कोरोना इस समय कहर बरपा रहा है, अगर वो हमारे देश में आ जाएगा तो हमारी तैयारी कैसी है। तो इस विषय पे, इस मुद्दे पे लोकसभा में जो बीजेपी के जितने सांसद, उसमें चाहे मंत्री रहे हो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री रहे, सब लोग ने हंसी मजाक उड़ाया किसका? श्री राहुल गांधी, हमारे नेता का, राहुल गांधी जी का। तो कोरोना को लाने में सबसे बड़ा हाथ वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जब उनसे कहा गया है कि जब कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, WHO ने कह दिया है, तो उसको 1 महीना तक छुपाए रखा उन्होंने, मोदी जी ने, क्योंकि ट्रंप को लाना था। तो ये आप उनसे पूछ सकती है, भाजपा के प्रवक्ता से पूछ सकती है कि भाई आप लोगों ने कोरोना लाया तो आप ही बताइए कब खत्म करेंगे। अब आ गया है तो पूरे देश के सर पे आ गया। अब हमारा काम यह है कि लोगों की जान को बचाना। जब तक लोगों की जान खतरे में रहेगी तब तक मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम कोई ढिलाई के मूड में नहीं है। पिछली बार ढिलाई जब दिया गया था तो सेकेंड वे में क्या स्थिति परिस्थिति हुई ये आपने देख लिया। आज ही जो है ये पता चला फिर से WHO को कहा। ढिलाई के मूड में आप लोग नहीं हैं, लेकिन अब जनता आत्महत्या का तरीका अपना रही है, वो रास्ता अपना रहे हैं व्यापारी। जान मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कोरोना से नहीं तो वैसे भी लोगों की जान जा रही है, उसका रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि हम अगर मान लीजिए दुकान चालू करवा दें, होटल चालू करवा दें, उसके अंदर भीड़ एकत्रित होगी, लोगों कोरोना बढ़ेगा, तो क्या ये आधारिक तौर पे आपका चैनल या भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हो बोलेंगे कि हम लेने को तैयार है तो हम चालू करवा देते हैं? देखिए सवाल ये होता है कि एक आदमी के लिए 100 आदमी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मजबूरी, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं राजनीति करता हूँ लेकिन व्यापारी भी हूँ, मुझे भी समझ में आता है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र की 12 करोड़ की जनता है, क्या 1 करोड़ के लिए 11 करोड़ के लोगों का जान खतरे में डाला जा सकता है? ये मेन मुद्दा है। दूसरा मैं ये बता रहा था, आम जनता भी तो परेशान है ना। मैं मानता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की टेस्ट माफ करा सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। दोनों वैक्सीन की डोज इन लोगों ने लगाई है, लेकिन आप लोग लोकल ट्रेन नहीं खुलवा सकते। ये मैंने फिर कहा 4 बार बता चुका, 5वीं बार बता रहा हूँ कि ये संभव नहीं है। जब तक 70, देखिए आप कैसे क्या करेंगे, 80 लाख लोग जो है वो लोकल ट्रेनों में चलते हैं। क्या 80 लाख लोगों को हम लोग बोलेंगे कि आप दिखाइए आपको 2 डोज लगाए कि नहीं लगाए? ये संभव नहीं है। हाँ, 75-70 के ऊपर जब कोरोना का टीका, दोनों टीका सबको लग जाएगा, मुंबई का रोको, उसका इसलिए बोल रहा हूँ, ऑफिशियली रिकॉर्ड होता है BMC में कि आप कितना परसेंटेज तो लोगों को लगाए। वैक्सीन के बाद भी तो कोरोना हो रहा है। एकदम आपने निशा जी, एकदम आपने सही बताया है। जो लोग आते हैं वो मुंबई में कोरोना फैलाते हैं, लेकिन देश और दुनिया से जो लोग मुंबई में आएंगे वो लोग कोरोना नहीं फैलाएंगे। देश और दुनिया से तो ये आया है जब हमारे नेताओं ने कहा है कि देश दुनिया की फ्लाइटें बंद कर दीजिए, उसके बाद में भी आप नहीं माने। आप विदेशों से 1 महीना तक जो है ट्रंप के चक्कर में फ्लाइट चालू रखे, उसी में तो कोरोना बढ़ा है। ये इसका जवाब तो भाजपा से लीजिए ना। हमारे प्रधान, हमारे मुख्यमंत्री, एक लाइन बताता हूँ, एक लाइन। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री ठाकरे जी हैं, अगर वो सही तरह से
पूरे महाराष्ट्र को नहीं संभालते तो शायद 13 मुख्यमंत्रियों की जो पूरे देश में रैंकिंग आई है, 1 नंबर की रैंकिंग आई है, वो इसी वजह से आई है कि कोरोना काल में अगर महाराष्ट्र को कोई संभाल सका है तो मुख्यमंत्री जी ने संभाला है। हमारे पूरे सबसे विकास ज्यादा आघाड़ी के नरसिंह जितने महाराष्ट्र ही हुआ था, नेता है ये वो बात संभाला। भी याद रखिएगा। ये तो सबसे ज्यादा फिर मैं वोट आपसे वाला कह रहा हूँ, राज्य भी महाराष्ट्र ही था, ये भी मैं याद रखिएगा। आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए घर में एक नालायक बेटा निकल गया, उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तो क्या करोगे? पूरे घर वाले को जवाबदार मानोगे? जो नालायक बेटा ने किया है उस नालायक बेटे से आप पूछिए ना कि तुमने क्यों भाई नालायकी की, क्यों पूरे देश के ऊपर ये थोप दिया है? आप उस नालायक बेटे से पूछिए, हमारे तो साथ उनका राम कुमार जवाब तो पाल जी नालायक जुड़े हुए हैं देगा। भाजपा के, हम आपका जवाब ले लेते हैं उनसे। राम कुमार पाल जी, जी हाँ। पाल जी, आपने सुना भरत सिंह जी का हाँ। सवाल? हाँ, मैंने सब सुना और 100% झूठ जी, बोलना उनका जवाब काम है। दीजिए, आपका चैनल उनको झूठ बोलने का 100% मौका देता है और बहुत खुल के झूठ बोलते हैं और बेहिचक झूठ जी, बोलते तो हैं। आप अगर बताइए और ना, आप इनके मुंह बंद नेता, कराइए उनका, इनके इसलिए तो आप जी हाँ, मैं बता रहा हूँ निशा जी, कोरोना लाया किसने? सबसे पहला लाया कोरोना इटली के यात्रियों ने। सबसे पहला 12 से 14 तारीख को लॉकडाउन लगाया केजरीवाल ने, अरे और तब आने आए 26 जोर तारीख से को। सुन लीजिए भरत सिंह जोर जी, से भरत बोलो, सिंह जी, सबसे सुन लीजिए पहले। सुनिए पहला, सुनिए। सबसे पहला कोरोना लाया इटली के यात्रियों ने, उसके बाद सबसे पहला 12 तारीख को लॉकडाउन लगाया दिल्ली ने, और उसके बाद में इनके नेता ट्विटर नेता हैं, ट्वीट पे कहते, और उनका ट्वीट पे TV9 पे फोटो भेजा, मैंने दिखा दो, 99% कोरोना है ही नहीं, फर्स्ट काल में कहा था। तो ये कितने झूठे हैं और किस झूठे नेता का ये प्रचार कर रहे हैं। और एक अच्छे सेवक को, सेवक है हम लोग, कोई नेता नहीं है, कोई मालिक नहीं है, हमारी पार्टी संगठन है, सेवा करती है, सेवक है। ये लोग तो इस देश को अपनी बपौती समझते हैं और हमेशा गाली देते हैं। दीजिए गाली, जितना देना दीजिए, खुल के दीजिए। और जो दुनिया के आंख कान नाक है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ 1000 गाली दीजिए, हाँ भाई, मोदी बदनाम करो, भाई, मोदी आप बेकार है, करोगे तो राहुल कैसे अच्छा है, होगा? कहिए। ट्विटर गैंग, गांधी परिवार होगा। करिए, जितना एजेंसियों आपको को शौक लगा है, दो तो जितने डरेगा। आपको अक्ल दी गई है, बेहिचक गालियां दीजिए और झूठ बोलिए। जनता बहरी नहीं है, जनता अंधी नहीं है, जनता सब सुनती है, जनता पढ़ी लिखी है। वो जमाना चला गया जब कुछ लोग थे, आज 50% शिक्षित लोग हैं देश में। मैं तो कहूंगा खुशी से गालियां दीजिए और खुशी से झूठ बोलिए, रिकॉर्ड बनाइए झूठ बनने में। जी, हमने दोनों पार्टियों का पक्ष ले लिया। पारसनाथ जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आनंद उपाध्याय जी का कमेंट ले लेते हैं। आनंद उपाध्याय जी, इन सब में आप क्या कहेंगे? निशा जी, जी देखिए, ये जो हमारी दोनों पार्टियां हैं, जिसका एक गठबंधन में शामिल है महाराष्ट्र की और दूसरा केंद्र की सरकार चला रही है, जी, देखिए किस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। इनको जनता की कितनी परवाह है, ये वो इनके साफ डिबेट से ही साफ मालूम दिखाई पड़ देता जाता है, है। बिल्कुल। क्योंकि ये अपनी रिस्पेक्टिव पार्टियों के प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी की लाइन पकड़कर ही जो बयान देते हैं, उससे इनकी पार्टी की लाइन स्पष्ट होती है। देखिए, इटली से लाया, अर्थात सोनिया जी इटली से हैं तो इटली से लाया, ये बताएंगे ट्रंप लाया या मोदी जी चाइना से जहाजों में भर भर के लाए। ये सब बात का मुद्दा बहुत पीछे छूट चुका, और सांप जाने के बाद में उसको लाठी से पीटना, ये करके आप जनता को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम बंद होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बार बार हर बार डिबेट में ये चर्चा हो चुकी है। आपके चैनल ने बहुत खूबसूरती से बार बार इनकी नाकामियों को उजागर किया है कि के सारे राजनीतिक कार्यक्रम, इनकी सारी रैलियां, इनके राजनीतिक प्रोग्राम, जिसमें कोरोना के SOP का पालन नहीं करते, कोई कोरोना के नियम का पालन नहीं करते, ना तो मास्क लगाते हैं, ना तो 2 गज की दूरी लगाते हैं। वहां पे कोई नहीं चेक करता कि किसका RT-PCR निगेटिव है, वहां पे कोई चेक नहीं करता कि किसने कोविड की 2 वैक्सीन लगाई है। देखिए निशा जी, वहां कोई चेक, कभी आपने देखा होगा कि इनके आंदोलनों में या इनके कार्यक्रमों में बाहर वो सर्टिफिकेट चेक करते हैं कि 2 वैक्सीन
वैक्सीन लगाया, आरटीपीसीआर नेगेटिव लाया कि नहीं लाया, कभी चेक करते हैं? कभी चेक नहीं करते। आम आदमियों के लिए है। इनके सारे कानून सिर्फ देश की आम जनता है, देश की गरीब जनता है, मध्यम वर्ग जनता है, वो उसके लोकतांत्रिक अधिकारों वंचित करने के लिए, उसका जो लोकतांत्रिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, उससे वंचित रहा है। उसका लोकतांत्रिक अधिकार है रोजगार का, उससे वंचित किया जा रहा है। उसका लोकतांत्रिक अधिकार है मन का, उससे वंचित किया जा रहा है। उसका लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बात को सामने का, लेकिन उसकी अगर कोई ज्यादा बोलेगा तो देशद्रोह मालूम नहीं क्या धाराएं चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में हो रही, धाराओं से लाद देंगे। जो इनके खिलाफ बोलेगा, इनकी नीयत को उजागर करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर ये इसी तरह से अपना दबाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, ये ठोक तंत्र चालू है, तानाशाही चालू है, नोट तंत्र चालू है। ये सब राजनीतिक पार्टियां निशा जी बिक चुकी हैं। ये सुनने में बहुत बुरा लगेगा, बहुत घिनौना, क्योंकि बात बुरी है, बात घिनौनी है। हो सकता है हमारे जो मित्र प्रवक्ता बैठे हो उनको इस बात जानकारी ना हो, मैं उनको दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन सरकार नीतियां किस तरफ ले जा रही हैं, सरकार के जो नीति नियामक के जो अभियंता हैं वो किस तरह से नीतियां बना रहे हैं, उनकी मंशा को समझने के लिए उनके कार्यकलापों को समझना जरूरी है। जैसा आपने बताया कि जहां इसी महाराष्ट्र में एक जगह पे कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, वहां दुकान खोलने की परमिशन दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां का नेता कोई मजबूत नेता होगा। और जहां पे आप बंबई में देख रहे हैं कि बंबई जब से इनका इस बार का लॉकडाउन लागू हुआ है और इनका ये लेवल 1, 2, 3, 4, 5 की उधार नीति जो WHO के हिसाब से लागू की गई है, शुरू से ही मुंबई लेवल 1 में है। लेकिन इसके बावजूद ये जनता को रोजगार नहीं करने दे रहे हैं, जनता को ट्रेवल नहीं करने दे रहे हैं। इनके लोग जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो बेखौफ बेछूट घूम रहे हैं। और तुर्रा क्या है कि हम तो कोरोना वॉरियर हैं, ये कोरोना वॉरियर हैं, ये जनता को बचाना चाहते हैं। और ये जो बेचारी जनता है ये कोरोना की प्रसारक है निशा जी, ये जनता को कोरोना का प्रसारक मानते हैं। मतलब हर रोज इनके राजनीतिक कार्यक्रम जब सामने आते हैं, उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, आकर एक स्टेटमेंट जारी करें कि जनता के ऊपर और कड़क कानून लगाओ, जनता को और रिस्ट्रिक्ट करो, उनको घरों में बंद कर दो, तीसरी लहर आने वाली है, चौथी लहर आने वाली है। और इनका निशा जी, इनके वैक्सीन का ढोंग आपके सामने कितनी बार आ चुका है। ये एक तरफ से बाहर से विदेशों से आने वाले, सरकार को भी भरोसा नहीं है वैक्सीन पर, इसीलिए केंद्र सरकार भी निशा जी विदेशों से लॉकडाउन पे अड़ जाती है। विदेशों से आने वालों को अगर 2 वैक्सीन लगी है तो उनको छूट है, लेकिन अगर अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कसा है। पहली कार्रवाई की गई है, 4 करोड़ 20 लाख के संपत्ति को जब्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने अनिल देशमुख की संपत्ति जब्त कर ली है। 4 करोड़ 20 लाख के लेने के सबूत मिले थे और 4 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। सबूत मिलने के बाद देशमुख के खिलाफ ईडी की ये पहली कार्रवाई है ईडी की। अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। जी आनंद उपाध्याय जी बोलिए। देखिए, ये जो संपत्ति जब्त हुई है, ये तो जो शेर के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, तो शेर कुछ न कुछ तो करेगा। बिल्कुल।
तो ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है कि आखिर मुंबई की जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है। और ये जो हमारे यहाँ पर विपक्ष में बैठे हुई जी, भारतीय जनता पारसनाथ पार्टी जी, है, जी। जो रोज झोंक करती है कि हम आंदोलन करेंगे, हम रेल रोको करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करती कुछ नहीं है, सिर्फ शो ऑफ किया जाता है। बिल्कुल, प्रिटेंशियसनेस बिल्कुल, जिसको कहते बिल्कुल, हैं पारस कि जी। कि हम जी, पारसनाथ जी से भी हम उनका जवाब जान लेते हैं। पारसनाथ जी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान आया है कि अभी मुंबई में महाराष्ट्र में लेवल 3 की पाबंदियां ही जारी रहेंगी, लेकिन आखिर कब तक, कोरोना कब जाएगा ये किसी को नहीं पता, न राज्य सरकार को पता है न केंद्र सरकार को पता है। लेकिन लॉकडाउन में कब तक रहेगी जनता? आत्महत्या कर रहे हैं लोग, कोरोना से नहीं तो लॉकडाउन से मर रहे हैं लोग। जी नमस्कार सभी को। ऐसा है कि सरकार की बुराई करना, सरकार को पानी पी पी के गाली देना और सब दोष सरकार को दे देना विरोधियों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे वो केंद्र की सरकार के विरोधी हों, चाहे वो राज्य सरकार के विरोधी हों। जी। हम डिबेट पे बैठे हैं, हम हमारा विचार रखते हैं, क्या सही है क्या गलत है लोग देख रहे हैं, और आपस में तू मैं करना भी ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। गीता जी, मैं अगर आनंद उपाध्याय जी के बाद में जाऊं तो पूरा विश्व मूर्ख है, क्योंकि कोरोना कुछ है ही नहीं है, वैक्सीन सब फेल है। तो उसी मूर्खों के बीच में तो हम जी रहे हैं। अगर ये कुछ है ही नहीं है कोरोना, तो फिर इतना हाय तौबा क्यों? हम किसको दोष दें? हम केंद्र सरकार को दोष दें या राज्य सरकारों को दोष दें? हमारी 3 दलों की सरकार केवल महाराष्ट्र में है। यही तो हो रहा है पारस सरकार। सुनिए आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं। जी बोलिए। आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि सरकार अघाड़ी सरकार है, लेकिन बहुमत से थोड़ा कम जो है हमारी विरोधी पक्ष भी है। क्या ये विरोधी पक्ष ये लिख करके प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है कि कोरोना कुछ नहीं है, आम जनता के लिए चालू कर दिया जाए? आप जरा सोचिए, मैं एकदम साहित्यिक भाषा बोलता हूं, लेकिन विरोधी पक्ष को भी सरकार को भी आम जनता की चिंता है। पिछली बार डिबेट हुआ था कि पिछली दूसरी लहर में आपाधापी में जो है वो खोल दिया गया था, उसका रिजल्ट कितना हुआ? गाली किसको मिल रही है? केवल सरकार को। जितने कोविड सेंटर खोले गए वहां सुविधा है नहीं है, गाली सरकार को। तो जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे राज्य के हों, चाहे मनपा के हैं, ये सभी दलों के हैं। एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि कोल्हापुर में खोल दिया गया टास्क फोर्स, तो टास्क फोर्स मुंबई, वही टास्क फोर्स तो यहां भी है, वो यहां क्यों नहीं दखल देता? वो टास्क फोर्स यहां क्यों नहीं बोल देता कि मुंबई को खोलो, आम आदमी के लिए ट्रेन खोलो, ये आम व्यापारियों के लिए पूरी दुकान खोलो? ये इसके लिए क्योंकि वहां पर कोरोना अनियंत्रित है, लेकिन मुंबई में तो कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है पारसनाथ जी। अरे गीता जी, एक बात हमको बताइए, टास्क फोर्स कोल्हापुर में दखल दे सकता है, मुंबई में क्यों नहीं देता? उसके ऊपर किसका दबाव है? टास्क फोर्स सरकार के अंडर में है क्या? मुंबई में तो कोरोना, आप हमको इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं जो सरकार को पानी पी पी करके गाली देते हैं। राजनीतिक पार्टियां बिकी हुई हैं, किसके हाथ बिकी हुई हैं? कौन चला रहा है सरकार? जनता सब जान रही है, सब देख रही है। मान लीजिए सरकार अगर गलत है तो उद्धव, आप बताइए कौन चला रहा है सरकार? हमारी भी सरकार है, आपकी भी सरकार है, सबकी सरकार है। इसलिए अगर सबकी सरकार नहीं होती तो सब पानी पी पी करके गाली नहीं देते। एक आम आदमी की सरकार है, लेकिन आम समझ रहे नहीं? कुछ काम
नहीं कर रहे ना, हम आम आदमी तो हम परेशान पक्ष है के लोग हैं, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, हम अपना व्यापारी ने आत्महत्या कर ली है कर्ज के कारण, कर्जे के कारण, लॉकडाउन के कारण। इसका जिम्मेदार कौन होगा? लॉकडाउन के कारण नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार के पास, लेकिन लॉकडाउन के अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए, जन्म और मृत्यु निहित है, किसको किस बहाने से मरना है, किसको एक्सीडेंट में मरना है, किसको लॉकडाउन में मरना है, किसको फांसी लगा करके मरना है, वो मरता है। हाँ, उसको एक बहाना मिला, ये इसका जवाब हम उसको एक बहाना मिला। उठा रहे हैं, हम आनंद उपाध्याय जी से बात कर लेते हैं। जी आनंद उपाध्याय जी बोलिए। निशा जी, ये जो ज्ञान की बात तिवारी जी दे रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, वही हमारा भी कहना है। हम लोग एफिडेविट दे के तैयार हैं कि अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो मेरी जान को जो भी खतरा होगा उसका जवाबदार मैं हूं। आप एफिडेविट जनता से लीजिए, जिसको घर से बाहर निकलना होगा वो एफिडेविट दे के जाएगा, और जिनको डर लग रहा है, जिनकी जान को ज्यादा खतरा है, वो घर में पीपी किट पहनकर बैठे हैं। दो वैक्सीन उसकी भी लगा लीजिए, कोविशील्ड की, सिनोविक की 2 लगा लीजिए, फाइजर की 2 लगा लीजिए, मॉडर्ना की 2 लगा लीजिए, एकदम सुरक्षित हो जाइए। लेकिन हमको हमारी रोजी रोटी कमाने दीजिए। हम जानते हैं कि हमने आपको चुनकर भेजा है और इसीलिए आज हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है, ना कांग्रेस की गलती है, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस की गलती है, सारी गलती जनता की है, जो ऐसे निकम्मे लोगों को चुनकर भेजा है कि आज लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। और आप बता रहे हैं कि लाभ हानि जीवन मरण, अरे तो भैया खोल दीजिए। अगर हमको कोरोना से ही मरना होगा तो आप नहीं बचा लेंगे क्या? वैक्सीन लगने वाले कोरोना से नहीं मरे हैं? मैं कितने दृष्टांत दे सकता हूं आपको। आप लोग जांच नहीं करते हैं। विदेशों में वैक्सीन से होने वाले दुष्परिणाम की बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ वैक्सीन लगने के बाद कितने लोगों से बीएमसी के कर्मचारी जाकर पूछते हैं कि आपके ऊपर क्या दुष्परिणाम हुए? कोई नहीं पूछता निशा जी। अगर कोई जाता है तो कह देते हैं कि हाँ ये तो सामान्य बात है, इतना तो होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तुम मूर्ख हो। क्या पहले वैक्सीन नहीं लगती थी? क्या पहले टीका नहीं लगता था? अरे भैया, पहले वैक्सीन 10-10 साल बाद, अप्रूवल के बाद लगती थी। आज की तरह इमरजेंसी यूज से नहीं लग रही है। और अगर दुनिया के लोग बहुत समझदार हैं तो जो इंग्लैंड में आपकी क्रिकेट टीम वैक्सीन लगा के गई है, जहां पे 60% वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां क्यों वो फिर कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे तो जब इतना वैक्सीन, राम कुमार पाल जी आप जवाब दीजिए इस चीज का, क्या मोदी सरकार को भी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? बार बार जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद छूट दी जाएगी, और लेकिन तब भी जब भी कोरोना को रोकने की बात आती है, केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को यही निर्देश देती है कि सख्त लॉकडाउन लगाओ जरूरत पड़े तो। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए जी, आनंद जी लगातार 2 दिन से कह रहे हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल, ये सत्य है कि इमरजेंसी अप्रूवल है, और ये आपदा राष्ट्रीय आपदा है, कोई ये महाराष्ट्र और प्रदेशों की नहीं है, अंतरराष्ट्रीय आई हुई है जी। और दूसरा, मैं इस समझता हूं कि ये बहुत सही कर रहे हैं। और आनंद जी, आपकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन चुकता जरूर है, क्योंकि जो कोई प्रश्न करेगा तो उसका जो जानकारी है उत्तर देना हमारा धर्म बनता है, और वही हम धर्म निभाते हैं। हम झूठ ज्यादा नहीं बोलते हैं, ना हमको कोई नेतागिरी में मतदान करके जीतना है। एक मौका ये चैनल देता है, अपनी सही बातों को रखता हूं। इन लोगों को आगे नेता बनना है, विधायक बनना है, इसके लिए झूठ साझ बोलते हैं। लेकिन आनंद जी, आप बहुत सत्य भी बोलते हैं, लेकिन आप कोरोना को नहीं मानते हो, जो हमको नहीं गले उतरता वो, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्र में लाखों लोग मरे हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, हम आपके थोपेंगे नहीं। आपकी इच्छा, आपको बोलने का अधिकार है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है। आपको मृत्यु लग रहा है कि कैसे इतनी हो गई, फिर अगर कोरोना नहीं तो इतनी लाखों करोड़ों में पूरे वर्ल्ड में कैसे लोग मर गए, तो है। लेकिन हम आपको नहीं कहते कि आप झूठ बोल रहे हो। हम कभी नहीं कहना चाहेंगे कि जो अपना सबका विवेक है, अपने विवेक से जो जवाब देता है, जो अपनी जानकारी रखता है, वही कहता है। बस यही मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा सवाल निशा जी कुछ है मेरे लिए?
जी नहीं, भरत सिंह जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। भरत सिंह जी से बात कर लेते हैं। जी, भरत सिंह जी, पूछिए। आज जो व्यापारी ने आत्महत्या की है उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ऐसा जिम्मेदारी आप ये कहेंगे कि आत्महत्या किया है? नहीं, सरकार से व्यापारी आस लगाए हुए हैं कि सरकार आज छूट देगी, कल छूट देगी, लेकिन सरकार बार बार व्यापारियों को, आम जनता को निराश कर रही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस व्यापारी ने आत्महत्या किया किस परिप्रेक्ष्य में किया, ये तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता है। आपको पता होगा तो पता नहीं कि कोरोना के चलते किया है। कर्ज नहीं, कर्ज मैं आपको बता दूं कि मुंबई में ऐसे मैंने बहुत बार मालिक देखे हैं और हैं जो है ना करोड़ों रुपए की कर्जा लेके, कोरोना से पहले भी करोड़ों रुपए कर्जा लेके अपने होटल चला रहे हैं, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बाहर मालिक का काम क्या है वो तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। दुनिया भर का 50 लोग से ब्याज पर पैसा लेके चलाते हैं, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि कोई आत्महत्या करता है अगर इस लॉकडाउन में, और वो भी कोरोना के चलते, व्यापार के चलते, वो हमारे लिए बहुत धक्कादायक है। चाहे एक आदमी का जान हो, चाहे 1 लाख या 1 करोड़ का लोग है, एक आदमी भी जाता है तो हमारे लिए उसके जान बचाना बहुत ही जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि भाई हमारे रामपाल जी जैसे बता रहे थे, मैंने बीच में कहा कि मुझे मौका दीजिएगा, कि इटली से आया है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, आपके चैनल पे बता देता हूं कि कोरोना, देखिए आप पिछले साल के जो ठंडी के समय जो सितंबर अक्टूबर में जब संसद चालू था, उसका बाइट देख लीजिए। राहुल जी का बाइट क्या था, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, उन्होंने ये कोट करके कहा था कि कोरोना, देखिए ये कोरोना जो है चाइना में आ चुका, चाइना में जो बीमारी चल रही है, तभी कोरोना ये नहीं पता था। बोले जो चाइना में इस समय प्रकोप चल रहा है, बीमारी चल रही है, अगर वो अपने देश में आ जाएगा तो उसके लिए तैयारी क्या है, ये तैयारी जी सुन, हाँ तो तैयारी हमारी क्या है? क्या ये विपक्ष का अगर एक नेता पूछता है कि अगर इसकी हमारी तैयारी क्या है, उस समय पूरे भाजपा के नेताओं ने उनका मखौल उड़ाया था, हंस के उनको बोला था इनको कुछ पता नहीं, इसको कुछ पता नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोलता है। आखिर भाई मैं ये क्यों कर रहा हूं कि 1 महीना तक जब ट्रंप आ रहे थे, 1 महीना पूरा हमारे जो है प्रधानमंत्री ने उनकी तैयारी में लगा दिया, और विदेशों से जितनी फ्लाइट आ रही थी सबको आने जाने का पूरा छूट था, जबकि उनको पता चल गया था, WHO ने आगाह कर दिया था कि कोरोना पसर चुका है बहुत सारे देशों में, इंडिया में भी आएगा। तो हो गया, अब तो कोरोना आ गया, अब उससे लड़ना है। नहीं, हाँ ठीक है, आप मैं ठीक है बता रहा हूँ, तो मैं झूठ बातें हो गई। मैं निशा जी एक बात बता दूं कि अगर झूठ का कोई जड़ नहीं हो, हम लोग तो जड़ बोलते हैं, ये पूरी तरह से भाजपा झूठ की एक जड़ और एक बुनियाद पे टिकी हुई है। ये तो दिन को भी ना बता देते कि देखो तारे दिख रहा है। हमारे देश के लोग इतने होशियार है ना कि वो दिन को भी तारे समझने लगे हैं। मोदी जी के बातों पे ऐसे हो गए कि दिन को भी तारे समझ रहे हैं, और उसी तारे के चक्कर में सारे बेसहारे हो गए हैं जी। ये स्थिति भाजपा ने कर दिया है, ये स्थिति। अच्छा आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी बनारस में जहाँ पे यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, वह कितने लोगों ने जो है मास्क लगा के बैठे थे? अभी नरेंद्र मोदी जी, आप ही तो चैनल पे आते हो। सीएम उद्धव ठाकरे की बात नहीं की जाती है यहाँ पर, बार बार कहा जाता है कि सभी पार्टियों के आंदोलन में, सभी पार्टियों के स्पीचेस में, रैलीज में नहीं वो आंदोलन नहीं था, इकट्ठा होती है। हमने कभी एक वो आंदोलन नहीं था, हम निष्पक्ष अपना डिबेट करते हैं। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रामपाल भाई से पूछ रहा हूँ कि जब कल माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे मीटिंग 6000 लोगों का जो मीटिंग लिया था, उसमें जो फ्रंटल में बैठे थे उसको छोड़ के बाकी कितने लोगों ने मास्क लगाया था? आप ही कहते हो उस देश में टीवी पे के चैनल पे आके कहते हो कि 2 गज की दूरी, फिर उसके बाद में मास्क है जरूरी, फिर सैनिटाइज करना है, और उसके बाद में आपकी जनता के लिए मैं फिर से आपसे कहता हूं कि जब तक कोरोना कंट्रोल में, सब पे लागू होता है। पारसनाथ जी भी उंगली उठा रहे थे, हम दोनों से जवाब ले रहे थे। पहले आनंद उपाध्याय जी आप बोलिए। तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, ऐसा भरत जी का मानना है कि तब तक लोकल ट्रेन और कुछ चालू नहीं होगा, मुंबई इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन में रहेगी। तो भरत जी आप लोगों की, मैं वो मोदी जी बनारस वाले बिना मास्क वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी जो 3 पार्टियों की सरकार है, कि आपकी क्या परिभाषा है कि कोरोना कब खत्म मान लिया जाए?
जब मुंबई में एक भी या महाराष्ट्र में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिलेगा, उस दिन माना जाएगा या कब माना जाएगा? आपकी आखिर परिभाषा क्या है? बोलिए भरत जी। भरत जी बोलिए जल्दी, उसके बाद पारसनाथ जी से भी जवाब मांगना। भरत जी परिभाषा नहीं है, मेरा अपना मानना है कि जो ये अगर खुल जाता था, जो अभी 7 बजे तक खोलने का 15 तारीख से चल रहा था ना बात, इसमें मंथन हुआ, लेकिन जो ये WHO ने जो एक और केंद्र से गाइडलाइन आई है कि तीसरी लहर आ गई है, और आपको शायद पता नहीं होगा, आज ही घोषणा कर दिया गया है कि तीसरी लहर आ गई, शुरुआत हो गई है तीसरी लहर की। तो हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे हैं कि तीसरी लहर दूसरी लहर की जैसा प्रकोप न ढाए बॉम्बे पे, महाराष्ट्र पे, इसीलिए प्रिकॉशन ले रहे हैं। नहीं तो देखिए आज भरत जी ने कबूल कर लिया, भरत जी ने कबूल कर लिया कि WHO से डायरेक्शन आ गया है। ये लोग WHO और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्शन पे ही काम कर रहे हैं। आज इन्होंने ये कबूल कर लिया कि आपका ये टास्क फोर्स, आपकी ये सिस्टम, आपका SOP, ये सब दिखावा है। जो WHO कहेगा, जो वर्ल्ड बैंक कहेगा, वही आप मानेंगे। जो WHO कह रहा है वो केंद्र गाइडलाइन मान रहे हैं, केंद्र जो कह रहा है उसका गाइडलाइन हम मान रहे हैं। इसमें क्या गलत है? कल के दिन अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो सीधा सीधा रामपाल भाई बोलेंगे देखो हमने तो कहा था कि भाई बंद कर दो, ट्रेन चालू हो गई और इतने कोरोना फैल गए, इसकी जवाबदारी दो। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं सरकार गिराने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं है 5 साल तक ऐसे मौके ढूंढते रह जाएंगे और हम चौका मारते रह जाएंगे। जी राम कुमार पाल जी बोलिए। देखो, इन्होंने उदाहरण दिया बनारस का, और आपकी डिबेट है लॉकडाउन पे लॉकडाउन नहीं पे। तो अगर यूपी में लॉकडाउन खुल चुका है, कितनी बार खुल चुका है, कितने घंटे का लॉकडाउन है, ये इनको जानकारी नहीं है शायद। वहां लॉकडाउन खुल चुका है और जो गाइडलाइन आती है सारे देश के लोगों को आती है कि जहां भीड़ भाड़ की जगह है वहां पे आप ध्यान दो, और अपने अधिकार से खोलने का उनको पावर है। तो ये हमेशा है, हम डिबेट में केंद्र की बात करेंगे लेकिन अपनी राजाशाही की समझ नहीं रखेंगे। ये खुद के यहाँ के राजा है, ये अपने आप को कबूल ही नहीं करते आज कई महीनों से, तो ये इनका दोष है। आज हमने भी कल की डिबेट में कहा था कि सरकार ने अगली बार जो दबाव के कारण सारी चीजें खोली थी, महाराष्ट्र में बहुत दुर्दशा हुई थी, तो इसके लिए ये सरकार अपने विवेक से खोलेगी, अपने क्षेत्र को देख के खोलेगी, अपने जो एरिया अपना ज्यादा डेंजर है वो हिसाब से इनको खोलने का अधिकार है, बंद करने का अधिकार है। इसमें कोई एक बात जरूर है कि एक हर समाज को कहा जाता है कि गर्दी जहां पे है वहां पे मास्क लगाओ और दूरी रखो। अब वो माने नहीं माने वो बात और है, लेकिन ये सबको कहा जाता है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं कहा जाता है, और ये हमेशा सिर्फ अपने ऊपर ले लेते हैं। यही एक दोष है। जागृति सबके लिए है लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र पे ले लेते हैं। हमने कल महाराष्ट्र की समस्या का बारे में कहा था कि भैया अगली लहर को देखते हुए इनको स्वयं निर्णय लेना है। अगर घटना हुई थी, प्रॉब्लम हुआ तो सरकार को ही जो हुआ था प्रॉब्लम हुआ था। बहुत उपलब्धि इन्होंने की है। बिल्कुल। पारसनाथ जी बोलिए, आप कब से कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक जो बात बोलवा लीजिए सबसे, तब मैं बाद में बोलूं, मैं तो कल बोलूंगा। बोलिए आप कहीं चले गए थे इसलिए राम कुमार पाल जी के पास जाने? नहीं, चले नहीं गए थे। जब 2-2 बार 3-3 बार आप डिस्कस करा रही हो, आपके निगाह में फालतू लगता हूँ, बैठ जाता हूँ। बोलिए। नहीं, आपके चैनल के निगाह में फालतू लगता हूँ तो मेरे कल से मत बुलवाइए। अरे आप कहीं चले मैं चुनी सब्जी नहीं हूँ। सुन लीजिए, चुनाव लड़ने की मेरी उम्र निकल चुकी है। जी बोलिए। हम उसके नहीं हैं, हम अपना विचार रखते हैं। रखिए, बोलिए। जितनी बार भी मैंने आपसे बात करी, देखिए ऐसा, पहली बात तो मैं, इसीलिए मैंने किसी और से पूछ लिया। पहली बात तो आनंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार चुनो और फिर गाली दो, ये तो अच्छा नहीं है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। समझ रहे नहीं? हाँ, एक बार आप केजरीवाल के तरीका सुनिए, पहले उंगली मत उठाइए। केजरीवाल के तरीका एक बार आप निकलिए, पहला ऐसा आदमी होगा कि जो त्याग पत्र दे के आपके साथ आऊंगा, पहला, और कोई पद भी नहीं लूंगा, आपके लिए दिन रात काम करूंगा, सब काम धंधा छोड़ करके। 25 साल, हम 10 साल 12 साल हमने कांग्रेस को दिया, वाइस प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस सेवा दल का महाराष्ट्र का, थाने जिला प्रभारी रहा। अब 22 साल से, मैं 23 साल से राष्ट्रवादी में हूँ, कभी कुछ मांगने नहीं गया। एक बार आप पार्टी बने
और इसके सभी पार्टियों के खिलाफ में मैं आपके साथ आता हूं। एक चीज, दूसरी चीज, मैं किसी पक्ष विपक्ष को दोष नहीं देता। सरकार के ऊपर सारी जवाबदारी आती, इसलिए को सरकार में, जिसलिए पूरा दोषारोपण घर के मालिक के ऊपर होता है, सारी कमी घर के मालिक को निकालता है, पर परिवार वाले सेम वही चीज जो है सरकार का होता है। तो विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष को भी चुन के दिया है, विरोधी पक्ष का क्या जवाबदारी है वो भी आप देख रहे हो कि वो भी तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। सरकार, आम जनता की जान माल की रक्षा जो है वो सरकार के ऊपर होती है। यदि आपको टास्क फोर्स के ऊपर टास्क फोर्स क्यों बनाया गया, टास्क फोर्स क्यों नहीं रिपोर्ट देता कि सब जगह खुला कर दो? एक तरफ आप कान भी पकड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप तमाचा भी लगा रहे हो, ये कहां का न्याय है? और रहा सवाल अजीत दादा का, अजीत दादा जो है एकदम दिन रात, मैं आपको बता दूं कि 7 बजे मंत्रालय में पहुंचने वाला कोई आदमी है तो अजीत दादा पवार है। विरोधियों तक की आवाज सुनने वाला कोई है तो अजीत दादा पवार है। इतना मेहनत दिन रात लोगों के बीच में जाने वाला शरद पवार के पास दूसरा नेता कोई आपको नहीं मिलेगा, कोई नेता नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि राष्ट्रवादी को लोग पसंद करते हैं। राष्ट्रवादी के चाहे लालच दे करके चाहे कुछ करके इतना तोड़ा गया, इतना मरोड़ा गया। आज मैं एक बात आपको बता दूं कि भाजपा जो है वो राष्ट्रवादी के लोगों को ही मंत्री बना रही है। क्यों बना रही है? कितनी सातिराना नीति है। हम अपने कार्य के ऊपर राष्ट्रवादी टिकी हुई है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता टिके। क्या राष्ट्रवादी के लोग नहीं पर ट्रेन में चलते? क्या राष्ट्रवादी के लोग व्यापारी नहीं है? क्या उनकी दुकान नहीं है? आप आनंद जी आप बताइए, हम भी राष्ट्रवादी के हैं, हमको क्या तकलीफ हुई है हम जान रहे हैं। बताइए आप भी बिना अनुदान के स्कूल चलाते, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? बताइए बोलिए, जवाब दीजिए। तो ये जो न्याय वाली चीज है, आप पहली बात तो मैं तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या मोदी जी की तरह से शरद पवार जी ने भी कोई टाइम लिमिट बना दी है कि अब आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, बुजुर्गों की और ज्ञानवान लोगों की, अनुभववान लोगों की जरूरत है राजनीति में, तो आप भागिए मत। और दूसरी बात, अगर आपको जनता ने चुन लिया है, एक मिनट सुन लीजिए। आपने जवाब मांगा है, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर जनता ने किसी को चुनकर भेज दिया है, इसका मतलब इसलिए नहीं भेज दिया है कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको गाली सुननी पड़ेगी। जनता अगर आपसे असंतुष्ट होगी तो रास्ते पे उतरेगी, और अगर फिर भी आप नहीं सुधरोगे तो अगली बार मतदान के माध्यम से आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। इसलिए इस मुगालते में ना रहिए कि चुन के आपको भेज दिया तो जनता को आप जिस तरह से चाहे अत्याचार करते रहे, जनता कुछ नहीं बोलेगी। और दूसरी बात, ये कोविड टास्क फोर्स की जो बात है, ये सब मैं पहले से ही कहता हूं कि संशयास्पद बात है। अरे रामलाल भाई से भी कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोरोना नहीं है। मैंने कोरोना देखा नहीं है, मैंने एडिनो वायरस भी नहीं देखा है, मैंने मलेरियल पैरासाइट भी नहीं देखा है, आप सबने भी नहीं देखा है। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो है। लेकिन साइंटिस्टों में भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें उच्च वर्ग के साइंटिस्ट, जो महान साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, आखिर उनकी बातों पर सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही है? और ये इस तरह से इमरजेंसी यूज वाली वैक्सीन है, वो भी वो वैक्सीन है जो हमारी वैक्सीन हमारे देश में चलेगी, चाइना की चाइना में चलेगी, अमेरिका की अमेरिका में चलेगी। भैया वो अगर यहाँ आ जाएंगे कोरोना ले लेगा। तो जब इन देश वालों को ही ये WHO जो लोगों को दिशा निर्देश जाहिर कर रहा है, मैं कहता हूं ये दलाल WHO जो ये बात में एक राय नहीं बना पाया कि ये जो इनकी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियां ये 8 वैक्सीन बनाई है, वो क्यों नहीं सब जगह लागू होनी चाहिए। इसी से इस बात से एकदम दृष्टिगोचर होता है
कि ये वैक्सीन का कारोबार काला कारोबार है, संशयास्पद कारोबार है। नहीं तो कोविशील्ड लगाने वाले को क्यों एंट्री चाइना में नहीं है? कोविशील्ड लगाने वाले को, कोवैक्सीन लगाने वाले को क्यों यूरोप में एंट्री नहीं है? कोई जवाब दे दे मुझे। पारसनाथ तिवारी जी जवाब दे दें, भरत सिंह जी, रामपाल जी जवाब दे दें। देखिए मैं निशा जी मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूं। मैंने भी अपने जीवन काल में एक दो जो वैक्सीन उस जमाने में उपलब्ध रही होगी, हमारे माँ बाप ने हमको लगाया होगा। मैंने भी अपने बच्चों को जो 10-12 एक दो वैक्सीन से जो 10-12 वैक्सीन हो गई थी, वो हमने अपने बच्चों को लगाया है। मैं 2 दिन पहले ही देख रहा था 148 वैक्सीन की लिस्ट बन चुकी है जो बच्चों को लगाई जा सकती है। आप सोचिए कि वैक्सीन का कारोबार किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात एक मनुष्य की नेचुरल इम्यूनिटी को नष्ट करने का यह कुचक्र है, कुप्रयोजन है, जिसमें सरकारों को भी शामिल कर लिया गया है, ऐसी मेरी आशंका है। नहीं तो जो बड़े बड़े नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सारी दुनिया के 850 करोड़ को आप एक साथ में इमरजेंसी यूज वाली वैक्सीन लगा देना चाहते हो। ये जो सौम्या स्वामीनाथन है निशा जी, जो एडवाइजर हैं WHO की, इनका खुद का बयान है। अगर ये साइंटिस्ट हैं, मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, अगर ये वास्तव में साइंटिस्ट हैं और वास्तव में ईमानदार हैं, इनका खुद का बयान है जनवरी महीने का। इन्होंने कहा था कि वैक्सीन बनने में सालों लगेंगे और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। जिनको एक बार कोरोना संक्रमण हो जा रहा है उनको वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है, साथ ही जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। आज वो मेकअप करके बैठ जाती हैं और बोलती है कि नहीं सबको वैक्सीन लगाओ। आज आप फाउसी के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। वो ऐसा एक संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर उसके देश में मांग हो रही है कि इसकी जांच की जाए कि इनकी चाइना की लेबोरेटरी, वुहान लेबोरेटरी से जिसके ईमेल बाहर आ गए हैं, ऐसे लोगों पे भरोसा करके आप सारी की सारी मनुष्य पीढ़ी को बिना जांची परखी वैक्सीन लाकर उनकी इम्यूनिटी के साथ में समझौता कर रहे हैं। और आपको लगता है रामलाल जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप कभी किसके विरोध में नहीं बोलते। देखिए, हो सकता है कि मेरा बात कहने का लहजा थोड़ा आक्रामक हो, और अगर इस आक्रामकता में इसमें मैं किसी को दुख पहुंचाता हूं तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं जो बात कहता हूं अध्ययन के माध्यम से कहता हूं, अपने विचार से कहता हूं, और ये बात कहने वाला मैं दुनिया का अकेला व्यक्ति नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो ये वैक्सीन कंपनियां इम्यूनिटी ना मांगती, केसेस से इम्यूनिटी नहीं मांगती कि अगर हमारी वैक्सीन किसी को नुकसान पहुंचाएगी तो हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। ऐसी इम्यूनिटी अगर सरकारों से मांगती है तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। मुझे भी मालूम है कल ट्रेन में एंट्री बंद कर देंगे, परसों कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे, तो मुझे भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोकतंत्र बहुत समय तक जीवित रहने वाला नहीं है। अभी मणिपुर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। वहां की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया कि टैक्सी वालों को, इनको जो अगर वैक्सीन 2 नहीं लगाते हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। वहां की हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ये आप जबरदस्ती वैक्सीनीकरण को फोर्स करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक सरकार ने ये नहीं कहा है। अगर सरकार को लगता है कि वैक्सीन बहुत सही है तो कह दे सरकार। मैं सरकार के बाहर नहीं हूं, मैं सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता। सरकार ये कह दे कि वैक्सीन लगाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, मैंडेटरी है, मैं कल वैक्सीन लगा लूंगा। लेकिन सरकार की गाइडलाइन कहती है, सरकार का कानून कहता है कि वैक्सीन वैकल्पिक व्यवस्था है। आप कल RTI मांग के पूछ लीजिए, सरकार आपको फिर लिख के देगी कि यह वैकल्पिक व्यवस्था है। जी पारसनाथ जी पहले आप आनंद उपाध्याय जी का जवाब दीजिए, फिर हम भरत सिंह जी और राम कुमार पाल जी जवाब देंगे। आनंद जी, आपके विचारों का सम्मान करता हूं, मैं भागता नहीं। मैंने पार्टी मीटिंग में एकदम सुकूनों के सामने कह दिया था कि 4-6 विधानसभा में कोई विधानसभा चुन के ला सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आज पैसे वालों का जमाना हो गया है। आपके विचारों का मैं कद्र करता हूं। कभी कभी मैं भी पार्टी लाइन से हटके क्योंकि मैं गरीबों में रहता हूं, आम आदमियों में रहता हूं,
लोकल ट्रेन का कल पास भी आपको 2 साल का दिखाया मैंने। हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर रहने के बावजूद भी मैं ट्रेन से हमको अच्छा पड़ता है, आराम मिलता है। लेकिन प्रश्न इस बात का है आनंद जी कि जिनको हम चुनते हैं आज हम उन्हीं को गाली दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा ठीक है, सब तो नहीं बेकार हैं, सबके सब गाली के योग्य हैं। हम केंद्र को गाली देवें, केंद्र वाले राज्य को गाली देवें, पार्टी स्तर पे पार्टी की परिभाषा अलग है, लेकिन जान माल की रक्षा करना। सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे को गालियां ही देती रह जाती है, आरोप ही लगाती रह जाती है और जनता के लिए कोई हल नहीं निकल पाता। नहीं देखिए, देखिए पार्टी में पार्टी वालों को खुश करना अलग बात है, लेकिन सत्यता रखना अलग बात है। जो सच्चाई है हमारे पार्टी का, अगर सच्चाई जहां गलत बात है वहां पार्टी को लिखते हैं ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है। आज भी मैंने भेजा है कि जल्द से जल्द सब आपके व्हाट्सएप पे गीता जी आप देखो, हितेंद्र वाले पे भी भेजा है, पेपर में छपा भी है कि जल्द से जल्द वैक्सीन का काम पूरा होना चाहिए, जिससे कि आप लोकल ट्रेन चालू हो सके और सब चालू हो सके। पारसनाथ जी, व्यापारियों को छूट देने और लोकल ट्रेन चालू करने में आपकी क्या राय है? नहीं, व्यापारियों को छूट देने, आम आदमियों को छूट देने, देख सुन लीजिए, व्यापारी के साथ साथ अब वकीलों को छूट देना, पत्रकारों को छूट देना, आम जो छोटे छोटे जो काम धंधे वालों को छूट देना, ये सब उसी में है। व्यापारियों के दुकान में गरीब लोग भी काम करते हैं, एक व्यापारी है तो 4 उसके पास नौकर भी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी में 70% ऐसे व्यापारी जो 4 व्हीलर से चले जाते होंगे, लेकिन जो गरीब जो उनके यहाँ नौकरी करते हैं, प्रश्न आम आदमी, व्यापारी जो है वो रीढ़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो शिक्षक, जो काम बिना अनुदानित लोग के शिक्षक लोग हैं वो हैं, जो वकील लोग हैं उनका पैसा, तो हाईएस्ट वकील का मैं नहीं बोलता, आनंद जी बैठे हैं 5 साल से जिसकी कम प्रैक्टिस है उनकी स्थिति क्या है ये कोरोना काल में। तो ये सारे लोग जितने दुखी हैं, मैं तो सरकार से निवेदन शुरू से करते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ, आज फिर लिख रहा हूँ, आज फिर ट्वीट कर रहा हूँ कि ये सबको सहूलियत मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के ऊपर सरकार को गाली भी मिलती है। एक आदमी आत्महत्या किया तो होटल वाला किया, उसके ऊपर कितना कर्ज होगा, किसके लिए किया, तगादे के लिए किया, ये कमाई के लिए नहीं किया कि किसके लिए किया, लेकिन गाली किसको मिल रही है? कितने ही लोगों ने इस लॉकडाउन, गाली किसको मिल रही है? सरकार को। देखिए, जो राजनीतिक माहौल बनाना, मीडिया में आना, ये अलग बात है और सच्चाई का पता करना अलग बात है। एक चीज, दूसरी चीज आपने अभी दिखाया था कि अनिल देशमुख की ये प्रॉपर्टी जब्त जी, तो केंद्र सरकार जो है प्रदेश सरकार को कितना भी हरेसमेंट कर लेवे, प्रदेश सरकार के जो लोग हैं वो जेल जाने को लिए भी तैयार बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार जो है कितना भी हथकंडा लगाएगी वो फेल ही होगी, महाराज में उसकी दाल नहीं गलेगी। छगन भुजबल की सारी सुनिए छगन भुजबल की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर कर लिया था, लेकिन लास्ट में सब छोड़ना पड़ा, सब खाली करना पड़ा। इसलिए यहाँ पे अदानी सरकार अटल है और अटल रहेगी। जी भरत सिंह जी बोलिए। तो मैं मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की, पूरे देश की है। जब हम पेट्रोल भरने जा रहे हैं तो एक फोटो दिखता है ऐसे नमस्कार करके, एक बाबा का फोटो दिखता है पेट्रोल पंप के ऊपर, सभी जिससे पेट्रोल पंप है तो हम लोग जाते हैं, तो अभी जितनी जनता जा रही है तो दूर से ही वो भी जनता ऐसा बोलती है कि अब की बार दूर से ही भाजपा को नमस्कार। ये स्थिति आ गई है, चाहे वो कोरोना से तो मर ही रहा था आदमी, अब ये कब जाएगा कोरोना ये भी नहीं पता। हमारे भाई उपाध्याय जी पूछ रहे कब जाएगा, आप पूछते हो कब जाएगा, ये तो अब कब जाएगा ये तो साइंटिस्ट भी नहीं बता पा रहे, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे। कब जाएगा कोरोना नहीं पता, लॉकडाउन तभी, लॉकडाउन कब जाएगा? मैं श्योरिटी से बता देता हूं आपको कि जब तक कोरोना की स्थिति मुंबई में और महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में एकदम काबू में नहीं रहेगा, तीसरी लहर का खतरा जैसे टलेगा उसके बाद सब सुचारू रूप से बचे रहेंगे तो
लॉकडाउन से रियायत मिलेगी? पॉजिटिविटी रेट कितनी होगी? आज की स्थिति ये है कि पहले से बहुत ही कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो तीसरा वेव, जो आज से अभी WHO ने घोषणा की है कि तीसरा वेव शुरू हो गया है, तो हम सिर्फ उसी का प्रिकॉशन ले रहे हैं, कुछ दिन तक देखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने पास 3 चीज रखा है, एक लोकल ट्रेन रखा है, एक जो है दुकानों का समय रखा है, और एक होटलों का समय रखा है। वो अपने विवेक बुद्धि से ये लेंगे डिसीजन कि कब चालू करना है। तो एक दिलासा है सबके पास, एक दिलासा है। जनता को उसी चीज का इंतजार है भरत जी कि कब देखिए, अब वो हमारे मुख्यमंत्री, अब देखिए निशा जी, अब मुख्यमंत्री जब आप चतुर्वेदी जी रहेंगे, अब चतुर्वेदी जी के मन में क्या चल रहा है ये तो आप नहीं बता सकते। हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही कोरोना काबू में आएगा और तीसरा वेव का खतरा टलते हुए दिखेगा तो जरूर लोकल ट्रेन भी चालू कर रहा है। पहली बात तो लोकल तो छोड़िए, हमें जो है सबका रोजी रोटी जो धंधा है ना, उस धंधे को चालू कर रहा है, और लोकल ट्रेन उसके बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता लोकल होगी, लेकिन उसके पहली की प्राथमिकता ये है कि सबका सुचारू रूप से धंधा पानी शुरू हो जाए, इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन बाकी रामपाल भाई से इतना कहूंगा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब तो छोड़ के जाओ सरकार। जी राम कुमार पाल जी बोलिए। जी, मैं वैक्सीन के सवाल पे कहना चाहता हूं, जो आनंद जी ने कहा कि हमारे, देखो आनंद जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अब लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जिंदगी हो गई है, और क्रेडिट कार्ड की वैल्यू ज्यादा है डेबिट से। डेबिट कार्ड ऐसा होता है कि कमा के खर्च करो, क्रेडिट कार्ड होता है कि आप 5 परिवार है तो 5 क्रेडिट कार्ड ले लो और जूझते रहो। उसी के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। और एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, आज महाराष्ट्र सरकार दुकानदारों की दुकान खोल सकती है, ट्रेन न खोले उनकी अपने निर्णय है, आपदा उनको संभालनी है, लेकिन दुकानें खोल सकती हैं, और जहां उनके जैसे उनकी घटनाएं हैं उस हिसाब से वो खोल सकती हैं जी। और आनंद जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे एक बाबा है रामदेव बाबा, और जो फ्री में कहते हैं कि आप अपना स्वयं ये कुछ निकालिए, उबालिए, पिए और योगा करिए, उस पर भी ये प्रश्न उठाते हैं। तो हमारे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बहुत ज्यादा है। उसको भी लंगोटी और फंगोटी क्या क्या कहते हैं, तो वो भी सुनना पड़ता है। और देखो, नेता जो होता है वो देश का नौकर है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे नगर से हो। जनता के पैसे खाते हैं, जनता की पगार लेते हैं, ये खुद की कोई कमाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहला नेता को नौकर बनना सीखना चाहिए कि मैं देश का नौकर हूं, जनता को समझना चाहिए कि मैं इस देश का मालिक हूं, तब ये प्रशासन और ये देश चलेगा। लेकिन नेता कहता है नहीं, चुन के आपने दिया है और मेरी सुनो, तो ये गलत है। आप चुन के गए हो, 1 लाख लोगों में आपको प्रतिनिधित्व दिया गया, अच्छा तक समझा गया है, अच्छा काम करो। जो सेठ, जनता सेठ बोल रही है वो सुनो, आप सेठ नहीं हो। कोई नेता सेठ नहीं है, कोई नेता मालिक नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो सेवक है, सिर्फ सेवक है। मालिक जनता है, जनता जब चाहेगी निकाल देगी। ये तो दुर्भाग्य है कि 5 साल में मौका देते हैं, 1-1 साल में देखो तो कोई नेता भी नहीं बनना चाहेगा। जब साल भर का चुनाव आ जाएगा तो कोई नेता भी बनना नहीं चाहेगा। तो सत्यता लानी चाहिए। आज हमारे देश में अनेकों आपदाएं, अनेकों तरह की बातें हैं, जनसंख्या का भी है और बहुत सारे बातें हैं, मंदिर मस्जिद, और वो अब ये चैनल कभी वो उस पर जाता नहीं है, और वो मैं चर्चा इस चैनल पे नहीं करना चाहूंगा। जी, एक आखिरी सवाल आप सभी से, क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं 30-30 सेकंड का। कल बीएमसी और सीएम उद्धव ठाकरे की राज्य सरकार की बैठक हुई लोकल को लेकर, जिसमें कहा गया है कि इस महीने के आखिर तक लोकल को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि हर बार सरकार समय देती है लेकिन फैसले को टाल दिया जाता है? क्या आपको लगता है कि महीने के आखिर तक भी लोकल पर फैसला आएगा, दुकानों पर फैसला आएगा? बोलिए आनंद उपाध्याय जी, 30-30 सेकंड है। नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा जी। जब तक जनता मां गांधी के आदर्शों पे नहीं चलेगी, अपनी लोकतांत्रिक मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से नहीं उठाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जी पारसनाथ जी बोलिए, महीने के अंत तक हो जाएगा लोकल पर फैसला, मिलेगी आम आदमियों को छूट? महीने के ऐसा है, मैं सरकार में नहीं हूँ जी, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ। वहाँ 3 पद सरकार है, 3 दलों की। हम आशा करते हैं कि होना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आम आदमी के लिए लोकल चालू होना चाहिए।
क्या आम लोगों के लिए चालू होना चाहिए, दुकानें खुलना चाहिए। ये हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मांग करते हैं, सरकार से, उद्धव बाबा से मांग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि टास्क फोर्स को ऑर्डर दें कि वो दबाव डाल करके चालू करावे। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं मांग करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यात्री सेवा सुविधा संगठन के तरफ से, नागरिक लोकाधिकार संरक्षण मंच के तरफ से, कि आम आदमियों के लिए लोकल ट्रेन चालू होनी चाहिए जी। और आम आदमियों को, व्यापारियों का सब दुकान खुलना चाहिए, एकदम खुशहाल जिंदगी सबकी होना चाहिए, आत्महत्या से लोग बचे रहना चाहिए। जी भरत सिंह जी अगर है तो भरत सिंह जी। का कमेंट ले लेते हैं। पहले राम कुमार पाल जी आप बताइए, महीने के अंत तक क्या फैसला हो जाएगा? ये सरकार जो बार बार अपना डिसीजन बदलती रहती है, टाइम बढ़ाती रहती है, जनता बस आस लगाए ही रह जाती है, तो क्या इस महीने के अंत तक भी फैसला हो जाएगा लोकल पर? जो मैं तो यही आशा करता हूं कि दुकानों के तत्पर में गवर्नमेंट को, हमारा शासन को कल ही निर्णय ले लेना चाहिए। जहां जहां घटनाएं कम है, ऐसी तो महाराष्ट्र में पूरी घटनाएं कम हो गई हैं। आज डेट रेट भी हम लोग बार बार कहते थे, वो भी खत्म हो गई, 160 है आज की। जी तो खोल लेना चाहिए, दुकानें खोल लेना चाहिए। लोकल ट्रेन का वो अपने विवेक से और अपनी जनता के हिसाब से वो अपना निर्णय लें, वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। हम दबाव डाल के कोई घटना बढ़ाना नहीं चाहते। हमको दूसरी लहर अच्छी तरह याद है, दबाव के कारण सारी चीजों को खोला गया था, सरकार भी परेशान हो गई, हमारी बहुत देश प्रदेश में बहुत लोगों की मृत्यु हानि हो गई है। इसके लिए हम कोई बात ऐसा जबरदस्ती नहीं कहेंगे। और तीसरी बात ये कहेंगे कि आनंद जी जरूर कहते हैं कि गांधी यात्रा निकालो, लेकिन फिर वो गोडसे की यात्रा डंडा पड़ता, उसको कौन देखेगा? उसको परमिशन तो कौन देगा? पुलिस जो डंडे मारती है, तो आप डंडे मरवाने के लिए बुलवाना चाहते हो सड़कों पे? और मोर्चा निकालो तो भरत जी कहेंगे मोर्चा निकाल रहे हैं, और ये हमारे पारस जी बहु वरिष्ठ नेता कहेंगे कि मोर्चे निकालो। तो दोनों तरफ से तो मौत का कुआं है सर, निकालो तो मरो, नहीं निकालो तो मरो। इससे अच्छा चार बातें सुन लेना अच्छी बात है। और किसी की जिंदगी बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का डिबेट इसी मुद्दे पर था कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान आया है कि महाराष्ट्र को अभी लेवल 3 की पाबंदियों से ढील छूट नहीं दी जाएगी, जिससे महाराष्ट्र की जनता, व्यापारी, आम जनता काफी निराश हो गए हैं। एक बार फिर वैक्सीन लगाने को भी लोग तैयार है, जिस हिसाब से सरकारें बार बार कह रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उन लोगों को छूट दी जाएगी, लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। तो जनता करे तो करे क्या? सरकार कहती है कि सरकार की मजबूरी है लॉकडाउन लगाना, लेकिन जनता की अब खाने कमाने को मजबूरी आ गई है। जनता अब घर पर बैठकर जनता का पेट नहीं भरेगा, ना ही सरकार कोई भी राहत दे रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक 5 बजे आखिर क्यू के साथ हम लौटेंगे आपके पास। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।